केतुले आइयो एम शक्ति। आज राजा चंद्र कुमार क्रमांक 1218। दिन शुक्रवार तारीख 2 मई 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नैप साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है। आपका जो विषय चल रहा है वो हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ पार्ट 62। संतुलित जीवन कैसे जिए भाग 62। 100 तक पहुंचते पहुंचते हम बिल्कुल संतुलित हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नैप साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री हरीश शर्मा जी और सभी उपस्थित जनों को मेरा प्रणाम। आज के उद्बोधन का प्रारंभ माँ गायत्री के महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां विजय जगदम्बे सब। संतुलित जीवन कैसे जिए? बड़ा आसान है सब संतुलन बनाना, लेकिन बड़ा मुश्किल है संतुलित रहना। किसी दूसरे को समझाना हो कि संतुलन कैसे बनाया जाता है जीवन में, तो ऐसे लगता है जैसे पिघले हुए मक्खन में छुरी डाल दी और तैरती हुई चली जा रही है। जब अपना मानसिक संतुलन कहीं भी थोड़ा सा बिगड़ता है तब समझ में आता है कि इसको कैसे सुधारना कितना मुश्किल है। मैं भी यहाँ आके बैठ जाता हूँ, अपने प्रवचन दे देता हूँ, उद्बोधन दे देता हूँ कि संतुलन बनाए रखें, अपने आप को संभालिए, सब कुछ करें। लेकिन जब कभी बातें होती हैं, लोगों से बात होती है, या इस प्लेटफॉर्म पे भी चर्चा होती है, या कभी स्वयं पे भी प्रयोग करके देखता हूँ, कठिन है। कठिन है लेकिन असंभव नहीं। देखिए, जीवन में संतुलन, इस पूरे ब्रह्मांड में संतुलन बना हुआ है। पूरे ब्रह्मांड में सूर्य अपनी जगह पे है, चंद्रमा अपनी जगह पे है, सितारे अपनी जगह पे, पृथ्वी अपनी जगह पे, सब अपने अपने स्थान पे विचरण कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन के अंदर, नियम के अनुसार, डिसिप्लिन बॉय की तरीके, डिसिप्लिन बच्चे की तरीके, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में असंख्य प्लैनेट्स हैं, सब घूम रहे हैं अपनी अपनी जगह पे, अपने रास्ते पे घूम रहे हैं और अपनी दूरी पे घूम रहे हैं, और एक अनुशासन के अंदर घूम रहे हैं, अनुशासित रहते हुए घूम रहे हैं। उसी से सबका आपस का संतुलन बना हुआ है। जब हम अपना अनुशासन खो देते हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी की बात करते हैं, जब हम अपना अनुशासन खो देते हैं तो फिर सब अनुशासित जितने लोग हैं उनका भी अनुशासन बिगड़ जाता है। आप जाकर कहीं ना कहीं अपना अनुशासन खोएंगे तो अपने पद से भटकेंगे, किसी ना किसी से जाके टकराएंगे, आप उससे टकराएंगे, वो उससे आगे टकराएगा, उससे आगे टकराएगा। पूरा ब्रह्मांड का भी मतलब क्या हो जाएगा ये तो ईश्वर ही जानता है। इसलिए संतुलन बनाए रखने के लिए स्वयं का संतुलन बनाए रखना, स्वयं को संतुलित रखना, अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना, अपने आप को डिसिप्लिन रखना, अनुशासित रखना बहुत अधिक। हमारा शरीर देखिए, शरीर के अंदर कितने तत्व हैं, अनगिनत तत्व हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें, मैं कई बार इस चीज को कहता हूँ, जितनी भी चीजें इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं वो सारे हमारा शरीर स्वयं अपने आप में ब्रह्मांड की एक छोटी सी यूनिट है। एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कह लिए, प्रोटॉन कह लिए, कहने से हमारे शरीर के अंदर सब चीजों का आपस में संतुलन बना हुआ है। इतना सोडियम होना चाहिए, इतना पोटेशियम होना चाहिए, इतना मैग्नीशियम होना चाहिए, इतनी शुगर होनी चाहिए, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, इतनी ये रीडिंग्स होनी चाहिए, बीपी इतना होना चाहिए, सब चीज का संतुलन बना हुआ। जहां शरीर के अवयवों का संतुलन बिगड़ा, वहीं बीमारियां सामने आनी शुरू हो जाती, शरीर साथ देना शुरू कर देता, कहीं ना कहीं या पीड़ा शुरू हो जाएगी, या बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, और कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरीके एक शरीर को संतुलित बनाए रखने के लिए सभी चीजों का संतुलन बहुत आवश्यक है, उसी तरीके मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी चीजों की बहुत आवश्यकता है। हम किस तरीके से डिसिप्लिन में रहें, और जो चीजें हमारे को उपलब्ध है इस ब्रह्मांड में, उसका किस तरीके से उपयोग करें कि हमारा जीवन संतुलित चले, हम सफलता की राह पे आगे बढ़ते चले जाए। आपने देखा होगा कुछ लोग शरीर से बहुत सौष्ठव होते हैं, बहुत सुघड़ होते हैं, बहुत तगड़े होते हैं, और कुछ लोग कमजोर होते हैं, लेकिन वो अपनी विद्वता से, अपने विवेक से,
अपनी बुद्धिमत्ता से उस कमजोरी के ऊपर पार पा लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं जीवन में और सक्सेसफुल होते हैं। और कुछ लोग अगर शरीर भी बहुत बढ़िया और दिमाग भी बहुत अच्छा, विवेक भी बहुत अच्छा, तो उसका दोनों का संतुलन बनाते हुए किस तरीके से जीवन में प्रगति करते हैं, किस तरीके से मुसीबतों से पार पाते हैं, ये उसे सीखना चाहिए। और यही आवश्यकता भी है इस संसार में। आपको प्रभु ने जो भी दिया है, जैसे भी दिया है, वो सिर्फ आपको दिया है, और आप उसके ही पात्र थे। आपको उन्हीं सीमाओं में रहते हुए जीवन में सफलता हासिल करनी है। बाहुबल दिया तो उस बाहुबल के साथ, विद्वता दिया तो उस विद्वता के साथ, अगर आपको प्रखरता दिया बुद्धि में, उस प्रखरता के साथ जो आपको उपलब्ध है, उन सब की सीमाओं के बीच में रहते हुए अपने आप को अनुशासित रखते हुए आपको जीवन जीना है और सफलता प्राप्त करनी है। ये है एक कुंजी जिसको हमको हमेशा संभाल के, ये है संतुलन किस तरीके से बनाए रखना है। अब ये संतुलन बनता कैसे है? एक इसमें छोटी सी कथा कह लीजिए या कहानी कह लीजिए या एक एनेक्डोट कह लीजिए कि एक बढ़ई था, शरीर से मजबूत था, बढ़ई का काम करता था, हाथ पर चलते थे तो शरीर मजबूत हो ही जाता है। वो पास के गांव में गया, एक सेठ जी के यहाँ उसने फर्नीचर का काम किया, और वहां पर दिन भर काम करने के बाद शाम को उसको सेठ जी ने जो भी उसकी मजदूरी थी या जो भी उसकी धंधा ने उसको देना था उसको दिया। वो उसकी पोटली बना के अपना वापस अपने गांव में आ रहा था। रास्ते में थोड़ा जंगल का रास्ता था, एक गांव से दूसरे गांव में जाने में थोड़ा जंगल के रास्ते पड़ ही जाते थे पहले। जब वो अपने घर जा रहा था, जंगल का रास्ता पड़ा तो एक लुटेरा आ गया। उस लुटेरे ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुरंत मेरे को दे दो। लुटेरा शरीर से थोड़ा कमजोर था, इस बढ़ई के मुकाबले में काफी कमजोर दिख रहा था। बढ़ई जब चाहता उसे उठा के पटक सकता था, इतनी ताकत थी बढ़ई में, इतना अंतर था दोनों में। लेकिन उसके पास, लुटेरे के पास एक बंदूक थी। बंदूक के जोर पर वो इसको डरा रहा था और ये डर रहा था। अगर ये चाहता, कोशिश करता, उसको भिड़ जाता तो हो सकता बंदूक चल जाती, गोली लग जाती और ज्यादा नुकसान हो जाता। इसने चुपचाप अपनी पोटली उस चोर को दे दी। जब चोर चलने लगा उसने कहा, एक बात मेरी सुन लो, मैं अगर ऐसे बिना पैसे के, बिना मुद्रा के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी यही समझेगी, शक करेगी कि मैं सारा पैसा जुए में या शराब में उड़ाया हूं, और मैं उसके सामने झूठ बोल रहा हूँ कि मैं, मेरे को लूटा गया है। इसलिए तुम कम से कम मेरी टोपी पे एक गोली मार दो, उसमें एक छेद हो जाएगा जिससे वो ये समझ जाएगी कि नहीं, मेरे ऊपर गोलियां चली, मैंने संघर्ष किया है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा पैसे तो मिल ही गए। उसने एक गोली उसकी टोपी पे मार दी, टोपी में छेद हो गया, उसने छेद वाली टोपी पहनी और चल पड़ा। चोर थोड़ा सा जैसे ही घुमा लुटेरा, उसने फिर उसको आवाज दी। कहता है, ऐसा एक टोपी में एक छेद से मुझे लगता है पत्नी संतुष्ट नहीं होगी, वो कहेगी तुम तो इतने तगड़े थे, तुम संघर्ष कर सकते थे, तुमने संघर्ष नहीं किया। तो ये बताने के लिए कि कई लुटेरे थे, तुम ऐसा करो, मेरे कंबल में 4 से 8 गोलियों के छेद बना दो, जिससे लगे कि मैंने सबके साथ संघर्ष किया, उसके बाद भी नहीं जीत पाया और मेरे को लूट लिया गया। उसने कहा ठीक है, यह भी कर देते हैं। खुशी खुशी में पैसे तो मिल ही गया, उसने 4 6 गोलियां जो थी उसने दाग दी और कंबल के ऊपर छेद बना दिए। उसने कंबल ओढ़ लिया और उसके बाद जब चलने लगा तो फिर बड़ाई ने उसको फिर बुलाया। उसने कहा कि ऐसा करो, एक आध गोली मेरे कोट के ऊपर भी डाल दो, लगे कि मैंने जम के संघर्ष किया है, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उसने कहा बस कर बाबा, बस, अब तो मेरी बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई है, अब मेरे पास गोलियां नहीं है, जितना कर सकता था मैंने कर दिया, मुझे जाने दे। बढ़ई ने इतना सुना, बस उसने कहा जो इसके पास ताकत थी बंदूक की, ये खत्म हो गई। अब उसने अपने शरीर का इस्तेमाल किया, अपने सौष्ठव का, अपनी ताकत का, उसने लुटेरे को दबोच लिया, और दबोच कर उसने अपनी पोटली वापस ली, उसको पीट पाट के भगा दिया। कि यहां देखिए एक संतुलन उसने किया, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने शरीर के साथ, उस हथियार के सामने जो वो लुटेरा उसके सामने लेके बैठा था। इस तरीके के पग पग पर, जीवन के हर क्षण पे कोई ना कोई समस्या हमारे सामने आती है और हमको उन समस्याओं से निपटना होता है।
ये एक कथा या एक कहानी के रूप में एक आपको समस्या बताई, लेकिन जो जीवन में समस्याएं आती वो कथा या कहानी के रूप में नहीं आती। उन सबको हमको भोगना पड़ता है, उन सब से निपटना पड़ता है। लेकिन उसका तरीका यही है कि हम किस तरीके से उस वक्त अनुशासित रहते हुए, स्वयं को अनुशासन में रखते हुए, बिना कोई एंजाइटी में या एक्सटेसी में या बहुत एक्साइटमेंट में कोई, या बेवकूफी में कोई स्टेप ना उठाते हुए, सहज रहकर, शांत रहकर, शांत भाव से अगर हम उस मुसीबत का सामना करेंगे तो वो मुसीबत से हम पार पा सकते हैं, हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सिखाता हमें जीवन का संतुलन। अगर आपके सामने कोई समस्या आई है तो पहले यह स्वीकार करिए कि ये समस्या आई है। हम लोग का प्रारंभ भी नकारात्मक होता है कि नहीं, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं, अरे ये कोई समस्या है क्या, अरे 2 मिनट का काम है, अरे क्यों बना रहे हैं इस तरीके से। तो पहली चीज, जो पहला स्टेप है समस्या के समाधान के लिए, वो है उसको स्वीकार करना। स्वीकार कर जब हम एक बार समस्या को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये समस्या है, फिर हम उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। जब तक हम उस समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका समाधान ढूंढना भी असंभव है। स्वीकारोक्ति के बाद फिर आप समाधान में लग जाइए। जब समाधान ढूंढेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे, तो समाधान भी अवश्य ही मिलेगा। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। उसका कारण ढूंढिए। कारण कहाँ है? कारण में क्या होता है कि अगर उस समस्या का कारण हम स्वयं हैं तो उसको स्वीकारना भी बड़ा मुश्किल होता है, कि उससे हमारा अहम, हमारा जो कहना चाहिए अपना स्वा जो है, हमारा जो अहम, वो चोटिल होता है। ये हम कैसे मान ले कि ये समस्या हमारे कारण है? हम उन समस्याओं का कारण बाहर ढूंढते हैं, दूसरों में ढूंढते हैं, अपने से बाहर ढूंढते हैं। उससे वो समस्या और गहराती जाती है। जब तक हम समस्या के मूल में नहीं जाएंगे उसका समाधान नहीं मिल सकता। एक बार जब हमारी स्वीकारोक्ति हो गई समस्या है, फिर हमको समस्या के मूल में जाना, अगर हम स्वयं उसके कारक हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारी समस्या है तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या के मूल में या उस समस्या के कारणों में हमारा भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हमेशा होगा। चाहे हमने किसी बात पे रिएक्ट किया हो या हमारे कर्मों का फल है, कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से समस्या हमारे सामने आई है। पेट खराब हुआ है तो खाना हम ही ने कहीं खाया है ऐसा। इन्फेक्शन अगर आया पेट में तो कहीं हम ही ने अपने हाथों से कुछ ऐसा खाया है कि पेट में इन्फेक्शन आ गया। अपने आप तैरता हुआ नहीं आ सकता। महामारी की बात अलग है। तो अपने हाथों से जो हमने गलत काम किया है उसकी स्वीकारोक्ति भी बहुत आवश्यक है। और जब इस तरह की स्वीकारोक्ति हो जाती, जब हम उस कारण को ढूंढ लेते हैं अपने अंदर भी, किसका हमारा दोष कहाँ तक है, तब फिर हम उसके परिमार्जन के लिए लगते हैं। जब एक बार स्वीकारोक्ति हो जाती है, आप अहम को हटा दीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि आपकी वजह से या आपकी गलती से ये समस्या उत्पन्न हुई है। तो जब आप उस गलती को सुधार लेंगे, उसके परिमार्जन की तरफ बढ़ेंगे, तो उस समस्या का समाधान शीघ्र, अतिशीघ्र, अवश्यंभावी हो जाता है। और जब यह आपके चरित्र में आ जाती चीजें, स्वीकारना, स्वीकारोक्ति, अपनी गलतियों की स्वीकारोक्ति, और उसके परिमार्जन के लिए, परिशोधन के लिए बढ़ना, आगे बढ़ना, और उसका परिमार्जन करना, उसका निवारण करना, तो धीरे धीरे आपके चरित्र में संत प्रकृति आनी शुरू हो जाती है। संत प्रकृति आने शुरू होने का मतलब आपका जीवन संतुलित होने लगता, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, दूसरों में दोष ढूंढना बंद कर देते हैं, अपने अंदर की क्लैरिटी लाते हैं, अपने अंदर संवारते हैं, अपने अंदर साफ सुथरा करने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अपने आप को साफ किया जाए। और जब आपने खुद को साफ करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप को क्लीन करना प्रारंभ कर दिया, तो साधुत्व तो आ ही गया ना। फिर क्या खराबी रहेगी? इस संत प्रकृति क्या है? एक वो संत है, एक वो साधु है जिसको हम उसकी वेशभूषा से पहचानते हैं।
सफेद या धवल वस्त्र एकदम धारण किए हुए, या सैफरन कलर के उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, वो साधु है, सन्यासी है। एक वो सन्यासी भी है, वो साधु भी है, वो भी पुरुष सन्यासी कहा जाएगा, जिसने चाहे जो पैंट शर्ट में रहता है, लेकिन ये अपने सभी दायित्वों की पूर्ति करता है। परिवार के प्रति उसके जितने भी दायित्व हैं उन सब दायित्वों की पूर्ति करता है। पराये धन पे नजर नहीं रखता है। किसी से छल देकर छल से कुछ छीनने का प्रयास नहीं करता है। किसी को धोखा नहीं देता है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता है। पराई स्त्री पर नजर नहीं रखता है। अपने बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से करता है, उनमें संस्कार देता है। संसार में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए जो व्यक्ति इन सभी नियमों का पालन करता है वो साधु तो है ही। ईश्वर ने उसको जो निर्देश दिए, जिन निर्देशों के साथ इस संसार में भेजा है, अगर वो उन सभी निर्देशों का पालन कर रहा है तो उससे बड़ा साधु कौन हो सकता है। तो अगर अपने आप का कभी कभी आकलन करें, आत्मावलोकन करें, अपने अंदर से कोशिश करिए ढूंढने की हमारे अंदर ये सब चीजें हैं कि नहीं। हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं, कोई नकारात्मकता तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है जिससे हमारे अंदर की अच्छाई खत्म हो रही हो। क्योंकि एक भी बुराई हमारी सारी अच्छाइयों को खराब कर देती है। एक बार की भी बुराई से हम अपनी कितने जन्मों के पुण्य समाप्त कर देते हैं, या इसी जन्म के कितने पुण्यों को समाप्त कर देते हैं। एक बार आपने अगर आत्मावलोकन किया, अपने अंतर को देखा, और आप में ये सब चीजें, अगर कोई भी गलत बात नहीं है यार, आप पूर्णतया उन सब चीज नियमों का पालन कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, परिवार की योजनाओं के अनुसार आपको पालन करने चाहिए। आप किसी को दुख नहीं देते हैं, आप किसी को कष्ट नहीं देते हैं, आप किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। आपकी वजह से लोग अगर प्रसन्न रहते हैं, अगर समाज के प्रति कर्तव्यों का, परिवार के प्रति कर्तव्यों का पूरा पालन कर रहे हैं, तो साधु तो हो गए ना। मन से तो साधु है ही ना। और कैसा साधु होते हैं? साधना करने वाला, ये भी परिवार की प्रति अपने आप को समर्पित करना भी साधना ही है। बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ऐसे माता पिता जो समर्पित रहते हैं परिवार के प्रति, उनको कभी कोसना नहीं चाहिए। बड़े होकर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो कहते हैं पापा ने हमारे लिए क्या किया, मम्मी ने हमारे लिए क्या किया। इसने अपना पूरा जीवन आपको बनाने में, संवारने में लगा दिया, और आप बड़े हुए, थोड़े समर्थ हुए, तो आपने शुरुआत कर दी कि पापा ने हमारे लिए क्या किया। पड़ोस के अंकल देखो कितनी जमीन उन्होंने खरीद के रख ली। एक पति अपनी पत्नी को कहता है, बताओ आज वो जमीन 70 लाख की हो गई है, हमने पापा को कितना कहा था कि 7 लाख की जिस वक्त थी खरीद लेते हैं, आज वो सोना उगल रही है जमीन। विवाह के बाद अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, और अपने माता पिता को नीचा दिखाने के लिए, कि मेरे कहने पे अगर पिताजी ने उस वक्त 7 लाख की जमीन खरीद ली होती, तो आज वो 70 लाख की होती, हमारे पास होती, कितना हम लोग का फायदा हो जाता। लेकिन पिताजी ने उस बात को नहीं सुना, नहीं माने मेरी बात, कोसते हैं। उसकी पत्नी का बड़ा सुंदर जवाब था, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था इस कथानक को। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, वो 7 लाख में वो जमीन नहीं खरीद पाए, उनकी अपनी कुछ परिस्थितियां रही होंगी, आज वो 70 लाख की मिल रही है। अगर आप इतने ही अकलमंद हैं, इतने ही सामर्थ्यवान बनते हैं, तो आप 70 लाख में ले लीजिए। आपको किसने रोका है? अरे मैं कैसे 70 लाख में ले सकता हूँ, मुझे अपना परिवार पालना है। उनका कितना बड़ा परिवार है, आपका मैं हूं, एक बेटा है, और आप है, कुल 3 लोग हैं। और आपको पता है, आपके पिताजी ने अपनी 2 बहनों की शादी की, 2 भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उनके ऊपर था।
और आप दोनों भाइयों को, मतलब उसका पति और उसका जेठ, दोनों भाइयों को पाल पोस के बड़ा किया और अपनी बेटी की शादी की, इतनी जिम्मेदारियां उठाए, और आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने वो जमीन नहीं खरीदी, सोना उगलती। आज आप इस तरह कह रहे हैं, आज आप 70 लाख में जाके खरीद लीजिए, जबकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां कम है, आपकी स्थिति वो नहीं बन पा रही कि आप खरीद सके, और उनके ऊपर आप सोच रहे हैं कि उनकी परिस्थितियां भी खरीद सकते थे। और अगला जो उसने वाक्य कहा वो बड़ा सुंदर था। उसने कहा, आज आप 70 लाख की जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो विश्वास मानिए, आज से 15 साल बाद आपका बेटा यही कहेगा कि देखो, 170 लाख की जमीन पिताजी ने नहीं खरीदी, आज ये जमीन 7 करोड़ की हो गई है। तब आपके पास क्या जवाब रहेगा? हमें कभी अपने माता पिता को नहीं कोसना चाहिए, उनसे जो हो पाता है वो हमेशा करते हैं, जो उनकी सामर्थ्य में होता है वो हमेशा करते हैं। आज हम लोग बड़े हो गए हैं, बच्चे जो बड़े हो गए हैं, सामर्थ्य हो गए हैं, अच्छी नौकरी पा गए हैं, ये सब उन्हीं माता पिता के कर्तव्यों का, उनके माता पिता के त्याग का फलस्वरूप है। अगर हम जीवन में उनसे कहीं आगे बढ़ गए, इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कुछ किया नहीं, उनकी वजह से ही आप आज आप बने हैं। तो जीवन में हमको साधु कौन, संत कौन, क्या, ये संतुलन के ऊपर है। एक संतुलन बनाए रखिए जीवन में, परिवार में, हर जगह संतुलन बनाए रखिए। जैसे हम खाने पीने का संतुलन बनाए रखते हैं, शरीर के हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए अपने आप को संतुलित रखते हैं, जीवन को संतुलित रखते हैं, उसी तरीके से हमारे विचारों में भी संतुलन बहुत आवश्यक है। हमारे विचार कहीं विषाक्त ना हो। जहां हमारे विचार विषाक्त हुए नहीं, कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि जो पाप कर रहा है वो पाप का भागी बनेगा और उसको वहां पे नरक मिलेगा। अगर आप सच पूछें, नरक मिलेगा नहीं, जो पाप कर रहा है वो यही नरक में रह रहा है। किसी भी ऐसे व्यक्ति की आप कथा सुन लीजिए, या उसकी बाद में कभी कहानियां निकलती हो, इसके बारे में पता लगता हो, वो जब तक जिया डर में ही जिया जिसने भी पाप किया। वो जीवन तो जी ही नहीं सका, वो यहीं पे नरक भोगता रहा, पाप करता रहा, नरक भोगता रहा। इसीलिए नरक भोगता रहा क्योंकि वो पाप करता रहा। ये कर्म साथ साथ चलते हैं हमारे, साथ साथ चलते हैं। आज जो कर रहे हैं ये सब साथ ही साथ भोगने पड़ेंगे, सब कुछ। और जो दूसरों के लिए जीता है, जो पुण्य का काम करता है, किसी को, अब मैं कहता हूं आप किसी को मत कुछ दीजिए, लेकिन किसी का कुछ लीजिए तो नहीं। आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दुखी तो मत करिए, वो आपकी वजह से परेशानी तो ना महसूस करे, आपकी वजह से उसको कोई मानसिक कष्ट तो ना हो। और जो लोग पुण्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, जैसे मैंने बताया, गृहस्थ रहते हुए भी साधु बने रहते हैं, वो इसी जीवन में साथ ही साथ स्वर्ग में, स्वर्ग का पूरा पूरा उपभोग करते हैं, स्वर्ग का अनुभव करते हैं। कहते हैं ना, जो सत्य है उसको निडर होता है, और जो असत्य है वो हमेशा भयभीत रहता है। पुण्य करने का, सत्य बोलने का, अच्छे कर्म करने का, सेवा शुश्रूषा करने का, नियमानुसार चलने के, जो दिल में एक मजबूती आती है ना, निडरता, भय जो समाप्त होता है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। वही स्वर्ग है, निडर होकर जीवन जीना। किसी का भय तो नहीं है, किसी का गलत तो नहीं किया है। जब हम किसी का गलत कर ही नहीं रहे तो हमारे साथ क्यों गलत होगा? वो भी तो बैठा देख रहा है ना, ईश्वर भी तो देख रहा है। और अगर हम लगातार गलत कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, लोगों के विरुद्ध कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो हम हमेशा भय में जिएंगे। कर्म तो सामने आने, कर्म तो किसी का छूटा नहीं सी।
तब तो भगवान को भी टालने के लिए आना पड़ा, बार बार आना पड़ा। माँ कौशल्या ने कहा कि 14 साल तक तुम मेरे से दूर रहे वनवास में, मेरा क्या कसूर था। राम से माँ कौशल्या ने कहा कि 14 साल तक तुम मेरे से दूर रहे, मेरा क्या कसूर था, मुझे पुत्र का मुझे पुत्र से दूर रहना पड़ा, उसके प्रेम से दूर रहना पड़ा। भगवान राम को कृष्ण का अवतार लेके आना पड़ा और 14 साल तक माँ यशोदा के पास पुत्र बन के रहे। और जैसे 14 साल हो गए, उन्होंने मथुरा छोड़ दी, द्वारका की तरफ चले गए, फिर मुड़कर नहीं देखा। राधा के कृष्ण से फिर वो राजा कृष्ण हो गए थे, द्वारिकाधीश हो गए। फिर मुड़ के नहीं देखा, 14 साल निपटाए। वही कृष्ण थे जिन्होंने छुप कर बाली को मारा था। जब चुकाना पड़ा एक बहेली के रूप में, उसी बाली ने तीर मार के उनका अंत किया। तो चुकाना, जब भगवान को एक एक चीज के लिए चुकाना आना पड़ता है, तो आप किसी की सुई भी ले जाएंगे, आप सोचेंगे कि आपको चुकाना नहीं पड़ेगा। ये सोच ही नहीं है, ये तो विचार ही मत करिए। सब कुछ साथ में चलता है, सब कुछ साथ में रहता है। पग पग पे स्वर्ग है, पग पग पे नरक है। आपके कर्म कैसे हैं, ये इस चीज को निर्धारित करते हैं कि आप स्वर्ग में हैं या आप नरक में हैं। आपका जीवन सुखमय है या आपका दुखमय है, कष्ट में है। आप अंदर से डरे हुए हैं या अंदर से मजबूत हैं। हम तो कहते हैं दो रोटी कम मिले, लेकिन आप निर्भय होकर परिवार के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, स्वाद के साथ। इससे बड़ा सुख कोई हो सकता है? बिना किसी कष्ट के, शारीरिक कष्ट के, घर में कोई बीमारी नहीं है, आप परिवार के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, और एक से गरिष्ठ, एक से एक सुंदर भोजन थालियों में लगा हुआ, और आप बीमारी की वजह से नहीं खा पा रहे हैं, या आप अंदर के किसी डर की वजह से आपको भोजन का कुछ भी स्वाद नहीं आ पा रहा, तो नारकी हुआ कि नहीं? नारकी जीवन हुआ कि नहीं? ऐसे हम जब किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ें, किसी भी काम को करें, तो फिर लक्ष्य को छोड़े नहीं। होता क्या है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने किसी काम को शुरू किया, थोड़ा सा किया, तब तक कोई किसी से सलाह ले लिया, कोई बिना मांगे सलाह देने आ गया, अरे इसमें ऐसे थोड़ी, ऐसे करो। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होके दूसरी तरह जिसने बताया उस तरह काम करने लगे। फिर किसी का ये नहीं, ये नहीं, ये काम नहीं, ये वाला काम करो, ये ज्यादा अच्छा है, हम उस तरह करने लगे। तो पता चला कि हम पूरा जीवन भटकते रहे, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। किसी ने इधर का रास्ता बता दिया, किसी ने कहा दाएं चलो, किसी ने कहा बाएं चलो, किसी ने कहा पीछे तुम छोड़ आए चौराहा, किसी ने कहा कि नहीं, अरे वो 2 चौराहे बाद है, वहां में जाके वो जगह मिलेगी जहाँ तुम्हें जाना है। हम लक्ष्य के से भटक जाते हैं। अगर हमको लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो हमको एकजुट, एक तरफ अपने लक्ष्य की तरफ देखना है, एकलव्य की तरह, अर्जुन की तरह, मछली की आंख को देखना, और उसके लिए प्रयासरत रहना, और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना है। कर्तव्य निष्ठ होकर उस काम को करते रहिए, अंततः सफलता मिलेगी ही। ऐसी कोई कारण नहीं कि सफलता न मिले। इसमें भी एक बड़ी सुंदर सी, बहुत आम सी एक कहानी है। एक रामलाल नाम का व्यक्ति था, उसके गांव में थोड़ी पानी की कमी थी। उसने कहा चलो हम कुआं खोदते हैं। उसने एक साफ सुथरी सी जगह देखी जहां उसको उम्मीद थी कि यहाँ पानी निकल आएगा। उसने खोदना शुरू किया। करीबन 15 हाथ से जब खोद चुका तो पानी नहीं निकला, बड़ा पसीने में लथपथ था। तब तक उसका एक मित्र आया। उसने कहा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं कुआं खोद रहा हूँ, यहाँ पानी नहीं आएगा। अरे यहाँ पानी थोड़ी आएगा, आओ तुम्हें दूसरी जगह दिखाते हैं।
वहां थोड़ा सा खोदते ही देखना पानी लबालब तुमको भरा मिलेगा। तो चलो वहां चलते हैं। वो उसके साथ दूसरी जगह चला गया जहां उससे बताया था, वहां खोदना शुरू किया। वहां भी 15-20 हाथ खोद लिए, कोई पानी नहीं दिखाई दिया। वो तो इसको सलाह दे के चला गया, ये बेचारा खोदता रहा पसीने के अलावा कुछ नहीं। तब तक एक तीसरा व्यक्ति आ गया। मैं यहाँ क्या करूँ, कुआं खोदे कर, ये भी यहाँ कोई कुआं तुम्हें पानी मिलेगा, ये गलत जगह पे खोद रहा है। और तुम्हें बता दें, यहाँ लबालब पानी भरा हुआ है जमीन के अंदर। 10 हाथ खोदते ही देखना कितना बढ़िया पानी मिलता है। ले गया उसको तीसरी जगह ले गया। वहां खोदने लगा, करीब 20 हाथ खोद दिए उसने, तब भी पानी का कोई नामो निशान नहीं। तब तक एक चौथा व्यक्ति आ गया। उसने कहा यहाँ क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं तो यहाँ पानी के लिए कुआं खोद रहा हूँ, गाँव में पानी मिले। उसने कहा यहाँ पानी थोड़ी मिलेगा, यहाँ तो नीचे चट्टाने हैं। और तुम्हें दूसरी जगह ले जाता हूँ जहां पर पानी मिलने की पूरी उम्मीद है, वहां बगल में नदी बहती थी। और चलो तुम्हें ले चलते हो। चौथी जगह ले गया। वहां 30 हाथ खोद लिए उसने कि यहाँ तो पानी मिल ही जाएगा। नहीं निकला पानी। तब उसका जो एक सदहृदय सही मित्र जिसे कहते हैं ना, सलाह देने वाला, आलोचक मित्र, जो गलती पे आलोचना भी करे, वो आया। उसने क्या करा, उसने कहा गड्ढे मतलब कुआं खोद रहा हूँ, पानी नहीं मिला। उसने कहा बाहर आओ, यहाँ पर पानी तुम कैसे खोद रहे हो, कितना खोद दिया तुमने। कहता मैं सुबह से लगा हूँ, पहले एक जगह खोदा था, वहां मैंने 15 हाथ खोदा, दूसरी जगह 15 हाथ खोदा, फिर कोई तीसरा आदमी आ गया, वो ले गया, वहां मैं 20 हाथ खोद दिए। अब यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ मैंने 30-35 हाथ खोद दिए हैं, और अभी तक पानी नहीं निकला। तो उसने कहा मित्र, तुमने सुबह से लेके अब तक 85 हाथ खोद दिया, लेकिन 85 हाथ तुमने जो खोदे हैं वो 4-5 गड्ढे बना के छोड़ दिए। सिर्फ गड्ढे बनाए हैं। यही जिस जगह पे तुमने प्रारंभ किया था, अगर 85 हाथ लगातार उसी जगह पे खोदते रहते तो चट्टान फाड़ के तुम पानी निकाल सकते थे। तुम लक्ष्य से भटकते हो। तुमने जब एक बार सोच लिया यहाँ पानी है, तुम्हारे हिसाब से जगह अच्छी थी, खोदते रहते। नीचे चट्टान मिलते, चट्टान के नीचे पानी मिलता है, कहीं ना कहीं 85 हाथ 100 हाथ बहुत होता है। ये पुरानी बात है, और तब 40 गज में 40 फुट पे भी पानी आ जाता था, 30 फुट पे भी पानी आ जाता, तब की बात बता रहा हूँ ना। 100 फुट पे 100 हाथ पे पानी नहीं मिलेगा, ये कैसे हो सकता है। तो तुमने गलत लोगों की सलाह लेते रहे, अपने लक्ष्य से भटकते रहे, और पूरी जगह जगह पे तुमने गड्ढे खोद दिए हैं, कुआं एक भी नहीं खोदा। तो यही हमारे साथ होता है, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कि जरा सी असफलता मिली, जरा से थके, फौरन सोचते हैं ये तो बेकार का रास्ता था, दूसरा रास्ता अपनाते हैं, दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरे से जब वहां भी कुछ होते ना, इस तरह दिमाग के लोग थोड़ा सा काम करके थक जाता है, ये रास्ते तो बेकार है, तीसरे रास्ते की तरफ चल दी। लेकिन जगह जगह हम गड्ढे खोदते चले जाएंगे, कुआं एक भी नहीं खुदेगा, पानी कहीं से नहीं आएगा। इसलिए जब भी किसी कार्य को करें, एकदम लक्ष्य बनाकर आप उस कार्य को करना है। और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, उस रास्ते से डिगना नहीं है। ये लक्ष्य तो सामने है, करना आप ही ने है, और आप ही को में पुरुषार्थ है कि आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। और जब प्रारंभ किया है, तो जब तक मिल ना जाए वो लक्ष्य, तब तक हारो नहीं। उस रास्ते को मत छोड़ो। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। वहां अपने मन को स्थिर रखे, संतुलित रखे कि नहीं, लोग कहते रहिए, मुझे पता है यहाँ पे क्या है क्या नहीं। आप कहीं दुकान ही खोलते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, किसी प्रोफेशन को शुरू करते हैं, एकदम से सफलता थोड़ी मिल जाती है। थोड़ा समय लगता है, बैठना पड़ता है, दुकान चलानी पड़ती है, समझना पड़ता है। और इस तरीके से 6-6 महीने में दुकानें बदलने लगे तो पूरी पूंजी भी चली जाएगी। यहाँ पर पूंजी जो है वो जीवन है। जीवन समाप्त हो जाएगा, हम अपनी लक्ष्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए एक लक्ष्य जो बनाया उसकी तरफ बढ़ते चले जाए। आजकल एक बहुत प्रचलित समस्या भी है, और
यूं कह लीजिए कि सामाजिक थोड़ी चीजें बढ़ भी रही हैं हर तरफ। कंधे से कंधा मिला के चलना, कि क्या स्त्रियों को घर का काम छोड़कर परिवार को तिलांजलि देकर काम करना चाहिए बाहर। उनको घर से बाहर निकलना चाहिए। ये मैं आज इसलिए इस विषय को ले रहा हूं कि एक बार इस पे एक प्रश्न भी पूछा गया था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मुझे कहीं से इसका एक लिटरेचर भी मिला, मैंने उसको भी पढ़ा समझा। मैं सोचा थोड़ा आज से ये डिस्कशन किया जाए इसके ऊपर, 10 मिनट का। बड़ा आवश्यक लगा मुझे, इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूँ। हम जब भी किसी काम को करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, पहला सवाल ये होना चाहिए कि हम इस काम को क्यों करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इस काम को करने से क्या लाभ हैं और वो लाभ कितने आवश्यक हैं। एक परिवार जो है ना, एक कहा जाता है ट्रेन के दो पहियों की तरह होते, गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। और अभी तक की जो चलता था, या अभी तक जो विचार चलता था या मान्यताएं थी, वो ये था कि पुरुष घर से बाहर काम करते थे, बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, कमा के लाते थे, इसलिए हम पूरे घर को संभालते थे। आंतरिक व्यवस्था देखती थी, पूरे घर के ताने बाने को जोड़ना जाता। और वो बहुत, कहना चाहिए बहुत संतुलित रहकर काम करने वाला स्थान होता है, घर की आंतरिक व्यवस्था को संभाल के रखना। लेकिन धीरे धीरे हुआ जो कि नहीं, हमने पढ़ा लिखा है, हमने ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की है, अब हम इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर हो गए, तो हमको बाहर निकल के काम करना चाहिए, वरना हमारा ये पढ़ना लिखना बेकार हो जाएगा। एक ये विचार बनता जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा प्रश्न अपने सामने आए कि हमको बाहर निकल के काम करना चाहिए, पहले अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या ये हम बाहर निकल के क्यों काम करना चाहते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, क्या इसकी वास्तव में आवश्यकता है। घर में इतनी इकोनॉमिकली हम लोग प्रॉब्लम में हैं पति के अकेले कमाने से, कि हमारा कमाना या हमारा बाहर निकल के काम करना बहुत आवश्यक है। फिर दूसरा ये कि जब हम घर से बाहर निकल जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर के 8 से 10 से 12 घंटे तक, इस बीच जो घर का परिवार का एक आंतरिक मैनेजमेंट होता है ना, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली, वो प्रभावित तो नहीं होगा। तीसरा, क्या हमारी अनुपस्थिति में हमारे बच्चों को वो संस्कार, वो चरित्र, वो करेक्टर, वो आचार व्यवहार, वो सद्गुण, वो आचरण मिल पाएगा जिसकी आवश्यकता है। और चौथा, क्या हमारे बिना काम किए हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। जब इन सब चीजों पे विचार कर लें, उसके बाद ही सोचे कि हमको काम करना, बाहर निकलना या नहीं निकलना। क्योंकि हमारे यहाँ स्त्री का दर्जा हमेशा पुरुषों से ऊपर दिया गया है। स्त्री सृजन की शक्ति है, सृजन स्त्री से ही होता है। और घर की जिन घरेलू चीजों को, जिन आंतरिक मैनेजमेंट को कहा था, इंटरनल मैनेजमेंट होम का जिसे कहा है, जिस सहजता के साथ, जिस सरलता के साथ, जिस निर्मलता के साथ एक स्त्री कर सकती है, तो पुरुष के लिए बहुत कठिन होता है। बच्चों को समझाना, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। क्या हम किसी आया के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं ये सोच के कि उसको वो वही कल्चर देगी या वही उसको आचरण देगी या वही संस्कार देगी जो हम उसे दे रहे हैं। कर सकते हैं हम। और ये सोचना कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमारा काम करना बहुत आवश्यक है, तो आप विचार करिए, जब आवश्यकता होगी आप अवश्य निकलिए। लेकिन अगर आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है तो क्या जरूरी है निकलना। मेरी ही अपनी नॉलेज में कई इस तरह की पढ़ी लिखी स्त्रियां, एक डॉक्टर है, बीबीएस और उन्होंने एमएस किया हुआ है, एक इंजीनियर हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रही थी, लेकिन बच्चे के लिए, बच्चे हो गए तो उन्होंने फैमिली के लिए उस जॉब को छोड़ दिया। छोड़ के घर में बैठ के, नहीं मुझे पहले बच्चों को देनी, आपकी प्रायोरिटीज क्या है आपको डिसाइड करना है। उन्होंने छोड़ दी जॉब, डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, नहीं मुझे पहले घर देखना है, मेरा घर पर सब असंतुलित होता जा रहा है, घर को कौन देखेगा भाई। अब जो पुरुष भी बाहर काम करने जा रहा है वो 8 घंटे के लिए तो बाहर है, 24 में से 8 घंटे बाहर है, बाकी 16 घंटे तो उसी परिवार के साथ बिताने, उसी घर में बिताने हैं। अगर वहां पर दोनों के बाहर जाने से उथल पुथल हो रही है या अव्यवस्था हो रही है, तो इसका मतलब हम 8 घंटे कार्यालय में बिता रहे हैं और बाकी के 16 घंटे एक अव्यवस्थित जीवन शैली के साथ बिता रहे हैं, अव्यवस्था में जीना चाहते हैं। तो वहां ये बहुत सोचना समझना आवश्यक है कि हमको क्या कारण है जिसकी वजह से हमको काम करना है बाहर निकल के। अगर सिर्फ यही एक कारण है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमारी ये क्वालिफिकेशन है, हमारी ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, वरना हमारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा, तो आपको इतिहास में देखना चाहिए, भारतवर्ष के इतिहास में माता कैकेयी युद्ध कौशल में बहुत निपुण थी, एक लड़ने थोड़ी जाती थी, हमेशा युद्ध की भूमि में, युद्ध भूमि में थोड़ी रहती थी, महारानी बन के रहती थी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ी, जब युद्ध हुआ असुरों के साथ, दशरथ के साथ, उनके साथ रथ पे बैठ के गई। महारानी लक्ष्मीबाई, जब तक उनके पति जीवित रहे उन्होंने कभी राजपाट की तरफ देखा भी नहीं, एक युद्ध कौशल निपुण थी, उनको पूरी युद्ध कला आती थी। जब आवश्यकता पड़ी तो बच्चे को पीठ पे बांधा और लड़ाई के मैदान में उतर गई, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, तो इतिहास का ही हिस्सा है। तो जब जब आवश्यकता पड़े तब तब घर से निकलिए, ये बहुत आवश्यक है परिवार को बनाए रखने के लिए। परिवार को बनाए लेकिन परिवार की आंतरिक मैनेजमेंट की, परिवार के बच्चों के अपब्रिंगिंग की कॉस्ट पे, उनमें होने वाले संस्कारों की कॉस्ट पे अगर बाहर निकल के हम कोई काम करना पड़ रहा है सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मैंने पढ़ लिख के जो कमाया है उसको लगाऊं, उसका उपयोग करूं, उससे पैसे कमाऊं, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी इंडिपेंडेंट मेरा बनना है, मेरे को इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट बनना है, अगर ये है तो फिर थोड़ा सा एक विचार करना चाहिए। परिवार टूटने नहीं चाहिए, परिवार का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। बच्चों की अपब्रिंगिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि वही आपका भविष्य है, और वही इस देश का भी भविष्य है, वही इस समाज का भी भविष्य है। अगर आपने अपने भविष्य, अपने समाज के भविष्य, अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो कितना बड़ा नुकसान होगा, सिर्फ एक अहम की तुष्टि के लिए कि मुझे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है। तो यहाँ एक दोनों का, जैसे कहते हैं ना, लाइफ पार्टनर्स का बीच का एक सामंजस्य, एक संतुलन बहुत आवश्यक है। और मैंने उन स्त्रियों को, उन परिवारों को बहुत खुश देखा है, बहुत प्रसन्न देखा है, उन पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग को बहुत बढ़ते हुए देखा है, जहां उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेरे बच्चे की परवरिश पहले है, बाकी चीजें बाद में। इसलिए इसके ऊपर विचार करिए, सोचिए, जब भी ऐसी कुछ चीज सामने आती है, जब भी आपके सामने ये विचार आए कि मुझे बाहर निकल के काम करना, तो पहले उसका कारण ढूंढिए, उसकी आवश्यकता ढूंढिए, उसके बाद ही सोचिए कि आपको काम करना है नहीं करना है।
तो परिवार जोड़े रखना बड़ा मुश्किल है। और आज का जो हालात चल रहे हैं, लगातार जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लगातार रोज अखबारों में हम लोग पढ़ रहे हैं, हत्याएं, आत्महत्याएं किस हद तक जाकर हो रही है, वो सब इन्हीं का परिणाम है। परिवार को छोड़ के दूर दूर तक निकल जाना सिर्फ कमाने के लिए, सिर्फ एक कहना चाहिए ऐसे मुखौटे को ओढ़ने के लिए जिसमें लगे कि हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत पैसे वाले हैं, हमें पैसे की कमी नहीं है। परिवार को सुख देने की बजाय सिर्फ परिवार को पैसे देने की जो ललक है कि पैसे की इतना दे दें कि ये लोग खुश रहें। पैसे से परिवार खुश नहीं रहते। परिवार खुश रहते, जुड़े रहते अपनेपन से। आप उनको बेइंतहा पैसा दे देंगे, वो सिर्फ बर्बाद ही करेंगे। जरूरत से ज्यादा पैसा दे देंगे, बर्बाद करेंगे। जरूरत से ज्यादा पैसा दे देंगे, उनकी आदतें बिगड़ जाएंगी, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो। अभी एक मैं वीडियो मैंने देखा था, एक बहुत बुजुर्ग का था, बहुत बड़े, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े घराने के हैं, मतलब राशिद बिग बिजनेसमैन। उन्होंने कहा था, एक टाइम होता था जब हम लोग पास पैसे नहीं थे, मैं रात को 10 बजे आता था काम करके, 11 बजे आता था, 12 बजे आता था, 2 बजे आता था। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा वेट करते थे कि जब तक पापा घर नहीं आ जाएंगे खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ बैठ के खाएंगे। एंड ही वाज इन टीयर्स। ये तो 2 बजे तक मेरा वेट करते थे कि जब तक हम नहीं घर आ पहुंचते थे, कोई खाना नहीं खाता था, मैं पहुंचता था तब रोटी सिकती थी, हम लोग बैठ के खाते थे। इतना सुकून था। उन्होंने कहा, आज मेरे पास बेइंतहा पैसा है, खूब नौकर है, चाकर है, गाड़ियां हैं, महल जैसा मेरा घर है, लेकिन मेरे बच्चों की और मेरी पत्नी की आदतें खराब हो गई। ही एडमिटेड ऑन वीडियो, एक पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट में बोल रहे थे। उनका पत्नी को क्लब से ही फुर्सत नहीं है, और जब मैं घर पहुंचता हूं मुझे घर पे कोई नहीं मिलता। सब अपनी अपनी शामों को अपने तरीके से मनाने के लिए निकल गए होते हैं। बच्चे अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, वाइफ ने अपने क्लब फ्रेंड से उनके साथ निकल जाती, लेडीज का अपना क्लब बना हुआ वहां चली जाती है। मैं घर जाता हूँ, मुझे घर पे कोई नहीं मिलता नौकरों के अलावा। मेरा कोई अपना मुझे नहीं मिलता, मेरे अपने मुझे नहीं मिलते, मेरे अपने जो वफादार थे वो नहीं मिलते। तो जो उन्होंने आगे बताया साहब, उसको सुन के तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए। कहते, जब मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा अपने ही घर पे, तो मैंने 2 कुत्ते पाले। कहते, मैं 2 कुत्ते पाल लिए, मैं जाता हूँ वो मेरे दिन भर इंतजार करते हैं, मैं पहुंचता हूँ उनके साथ बैठ के खेलता हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। उस धन से क्या लाभ जिसमें अपना परिवार समाप्त हो जाए, परिवार के संस्कार समाप्त हो जाए। पत्नी पति की हत्या करके ड्रमों मुझे भर भर के इधर उधर फेंक रही है। पत्नी की हत्या करके लाश को 55-60 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। किसी के इधर रिलेशन, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र को क्या हो गया है। शायद यही कहीं कारण हमें ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या अपने परिवार को अपना समझ रहे हैं, अपने परिवार को वो समय दे पा रहे हैं जो इसकी आवश्यकता है। कहीं कमी हमारे में तो नहीं कि हम अपने परिवार को वो प्रेम, वो समय, वो केयर नहीं दे पा रहे हैं। केयर, केयर दीजिए अपने परिवार को, ताकि वो आपको अपना समझे, आपका इंतजार करे। जब तक हम लोग की आपस की अंडरस्टैंडिंग परिवार की नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। और केयर तभी समाप्त हो जाती है जब हमारी प्रायोरिटीज में परिवार समाप्त हो, सेकंड या थर्ड डिग्री पे आ जाता है। पहले पे पैसा और इज्जत और बाहर का मान सम्मान और आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है।
एक अखबारों में हमारा नाम आना चाहिए, हमने इस संस्था में ये किया। संस्थाओं को समय दे देंगे, अपने बच्चों और अपनी पत्नी और अपने पति को समय नहीं। कितने हस्बैंड वाइफ है आप देखें, आज उस एनजीओ में गए हैं, उस एनजीओ में गए हैं, उस स्कूल में खाना बढ़ रहा है, वहां पर वो शरबत बांट रही है, उस वहां पे बच्चों को यूनिफॉर्म देने चले गए। घर में पति आया या पत्नी आई, पूरा सूना, एकाकीपन, एकाकीपन। और यही एकाकीपन जो है ना, कुंठा को जन्म देता है, कुंठा की ग्रंथि बनती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब परिवार साथ नहीं होता, डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। कुंठा से ही अवसाद, अवसाद से कुंठा, और इसका कारण सिर्फ एकाकीपन, परिवार से, परिवार में रहते हुए परिवार से अलग होना। देखिए, जब हम किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो जाते हैं, या हमसे कोई गलतियां हो जाती है, या असफलताएं हमारे पास आती हैं, और ये हमारे अकेले के पास नहीं होती, सफलता, असफलता, ये हमारे कर्तव्यों के साथ लगी हुई है, जुड़ी हुई है। कोई 100% सफल नहीं होता और कोई 100% असफल नहीं होता। लेकिन असफलता के टाइम में जब तक हमारे पास कोई अपना हमारे को सांत्वना देने के लिए नहीं होगा, तो हम डिप्रेसिव मोड में जाना अवश्यम भावी है, कुंठा बनना अवश्यम भावी है। और ऐसे ही जब सफलता किसी की अर्जित हो जाती है, और उस सफलता को बांटने के लिए घर में, अपने घर में, परिवार में कोई ना हो, आपका प्रमोशन हुआ है, आपके घर में कोई बहुत बढ़िया काम हुआ, और आपके परिवार वाले इस चीज को बिल्कुल इग्नोर करके, अच्छा अच्छा आप आएंगे तो भी पार्टी कर लेंगे, अभी मैं अपनी पार्टी में, मन को बुझा देते हैं, कुंठित कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए परिवार में संतुलन बनाए रखिए, परिवार में अपना संतुलन बनाए रखिए, और कोशिश कीजिए कि परिवार को एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मैंने प्रयास किया है इस विषय को समझाने का, अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, या मेरे से कुछ गलत हो गया हो, या मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आगे सुधार कर लूंगा। आपने मेरे उद्बोधन को सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सही बोला आपने। सब चीज ठीक है, सुधार तो अगर करना है, वो हमको करना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। ये जो आपने सब आपने बहुत सही कहा कि एक्चुअली कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना जीवन जीने के लिए चार फोल्डर, कहाँ से आवाज आ रही है? वाकई जी आप भी कुछ बोले कैसे? एक मिनट। कालरा साहब म्यूट कर, उनसे उनके से आवाज मेरे को भी आ ये सब जो व्यवहारिक जीवन जीने के लिए घर को, आजकल घर टूट रहे हैं कई कारणों से। खास करके ये है कि मैं अकेली रह जाती हूँ, मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी कई व्यवहारिक बातें बताई हैं जो घर को ऊपर उठाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जीवन को सहज ढंग से जीने के लिए और परिवार को बनाए रखने के लिए, ये सिर्फ ईगो पालना कि मैं भी इकोनॉमिकली बराबर हो जाऊं, जरूरत ना होते हुए भी, तो ये जो है इसको घर को टूटने का एक कारण ये भी बनता है। तो आज कितने सारे मुकदमे इसी बात को लेकर लगाए जाते हैं कि मुझे टाइम नहीं देते, मेरी मर्जी के बिना कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो उसको, परिवारों को टूटने के लिए जो आपने प्रैक्टिकल सुझाव दिए हैं ने सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मतलब आपने ये पढ़े नहीं, व्यवहारिक ढंग से जिए हैं, तभी तो आप इनको बता पा रहे हैं। और जो बताता है वही बता सकता है जिसने जीवन को इस ढंग से जिया है। तो परिवार को संस्कार देने के लिए, बच्चों को संस्कार देने के लिए और ढंग से चलाने के लिए, परिवार को बांध के रखने के लिए, रिश्ते सब निभाने के लिए, जहाँ आध्यात्मिक जरूरी है, अध्यापन अपन आध्यात्मिक तत्व चाहिए, वहां अपने आप में संसारिक तत्व को जीने के लिए ये परिवार भी अपने आप बड़ी इंपॉर्टेंट इकाई है। इसको बनाए रखने जो आपने प्रैक्टिकल
सजेशंस दिए हैं, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद साहब साहब, आपने बहुत अच्छा किया। भाभी जी कुछ आप भी अभी एक्सपेक्ट कुछ करना। आप ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? आपके शायद आपके दो शायद दोनों दोनों दो हम्म सेट दो के साइड ऑन के है और माइक। हम्म आप एक आप बंद कर एक दीजिए। क्या हुआ ये? क्या हुआ ये? इको। संतुलन बिगड़ रहा है कहीं। नहीं तो इको नहीं हो तो जाए। इको होता हम्म ये कौन कर रहा है है, इको? कौन कर रहा है? अरविंद सर आप बंद करना अपना। अभी सर आप बंद करना था। देखिए देखिए अब भी हो रही अब है। भी हो रही है। मैं बंद करता हूँ, देखो मेरी वाइफ भी कमरे में बैठी है ना, कालरा दोनों साहब का म्यूट कर। दोनों का हाँ, मोबाइल उनके साहब खराब दोनों है। खाना मोबाइल साहब चल का रहे हाँ। हैं। मैडम कालरा, मिस्टर कालरा, दोनों चल रहे हैं ना, उसमें आ रही है। जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ। हाँ जी हाँ। मैं एक मिनट कालरा कोशिश साहब कर म्यूट रहा कर हूँ बंद लीजिए। करने की। अब सही है ना? हेलो। हाँ, जी ठीक हाँ है। अब ठीक हुआ है ये। जी बताइए गड़बड़ी कहाँ थी और कहाँ ढूंढ रहे हैं? चेहरे पे थी और पीछे को साफ कर रहे वो कहावत थी ना कि हम धूल उस पे चढ़ी हुई थी और हम अपना चश्मा ठीक करते रहे। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता आईना रहा। साफ करते रहे। वाह वाह वाह। पर ये जो जितनी देर ये 2-3 मिनट की ये वो हुई ना इको, इस चक्कर में आप प्रफुल्लित हो गए ना साहब। आप बड़ा उन्मुक्त हंसी हंस रहे थे उस टाइम। हैं। जब अरविंद भाई साहब परेशान हो रहे थे ना, कह रहे कहाँ है कहाँ है कहाँ है, उस टाइम आप बचते थे। हा। एक्चुअली वाकई ये जो बात कह रहे थे नैब साहब, ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना, जीवन में जैसे चार फोल्डर होने चाहिए। एक परिवार के लिए, एक समाज के लिए, एक आर्थिक उसके लिए, एक शरीर के लिए। तो कभी कभी आदमी क्या होता है ना, किसी एक फोल्डर पर ज्यादा फोकस करने लगता है, तो वहां कभी दिक्कत आनी शुरू आती है। अगर चारों फोल्डर को बैलेंस करके चले तो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंसिंग रह सकती है। अति उत्साह होने पे हम क्या होता है, एक ही फोल्डर पर काम करते हैं। जैसे बहुत से आपने अभी जैसे कहा ना, तो हमने समाज के, तो समाज के पीछे ही लग गया अपना ठीक करने। तो वहां तो भाई उसमें तो यही थॉट काम करेगा, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा भी है, अपना कर लो, बाकी का जो चल रहा है चलने दीजिएगा, आप जूते पहन लीजिएगा समाज में। नहीं सर, उसमें कई वही ना, इक्वल बीजीएम जो है ना, जैसे चार आपने बताया, फैमिली भी है, आपका सर्विस भी है, आपकी व्यक्तिगत लाइफ भी है, आपकी रिश्तेदारी भी है, इन सबके साथ जो सामंजस्य है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम में 1 मिनट में उड़ जाता है। सपोज आपने एक तरफ फोकस किया तो 25% से 30%, 40%, 50% हो गया, तो बाकी 50% में तीनों हो गए ना फिर, और वहीं फिर गड़बड़ हो जाती है। तो यही तो आपको थोड़ा सा अच्छा। अपनी बुद्धि बुद्धि का विवेक का इस्तेमाल आइए। करना। नायब साहब जो बात बात बोल रहे थे इंडस्ट्रीज की, वो अनिल अग्रवाल है वेदांता वाला, उसकी उसकी इंटरव्यू आई थी खैर पूरी। वो नाम नाम मत लीजिएगा, कोई फायदा नहीं, वो पता है सबको सर। नहीं नहीं, वो तो ऊपर ने नहीं सब नहीं, में हमें पेपरों हमें में इस आया, नहीं सर, ऋषि साहब, हमें मीडिया इस में आया। प्लेटफॉर्म पे किसी का नाम नहीं लेना, कौन क्या कर रहा है। हाँ वो इशारों तो ने इशारों से बात हो गई, वही बहुत है। वो तो पता है, वो तो वैसे तो क्योंकि सब, आजकल तो नहीं हाईलाइट वैसे मिल रही तो है। वैसे तो सब घरों में पेट पेट आने से तो बहुत खुशी होती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। वो तो ऐसे ऐसे पीछे घूमता है जैसे बिल्कुल और कोई भी नहीं घूमता। वो तो बात नॉर्मली पेट का तो होता ही प्यार, ऐसा ही होता है वैसे। तो वो सब चीजें हैं सर। पर कहीं कहीं ये भी चल रहा है व्हाट्सएप पे, अगर आप कह रहे हैं तो, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादा एजुकेशन दे देते हैं, वो विदेश में चले जाते हैं, फिर वो कहता है आ नहीं पाते, तो फिर दोस्त बेटा कहता है बाप से कि पिताजी आपने तो सब मुझे भेजा था वहाँ पर, मेरा क्या दोष है। ये भी एक चीज है। तो ये देखो सब सब कुछ तो नहीं लाइफ में, कैलकुलेशन नहीं है ना, लाइफ कोई में भी सब एक फार्मूला नहीं हो सकता जिसमें ये कह सकते हैं ये सही है ये गलत है। बस ये तो लाइफ में ईश्वर सब पे, कुछ तो नहीं मिलता सब जगह। हाँ बस बस ये तो ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। हर एक की अपनी नियति है, हर एक के अपने प्रारब्ध, हर एक का अपना। बिल्कुल 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 अभी बिल्कुल, आपने जो किए जा पैट्स का किए किया, हो चलते सकता जा है रहे वो हैं। पिछले जन्म में हम इंसान हो, पैट्स हो, पैट्स इंसान हो, उल्टा हो, जस्ट वो इसलिए प्यार कर रहे हैं क्यों? बिल्कुल ये भी बिल्कुल तो हो सकता है बिल्कुल ना। सही। सारे पेट्स को तो हम लोग प्यार नहीं करते ना। हम्म हो सकता है वो कोई भी आत्मा बन के फाइंडिंग, हमारी इस जगह किसी आई भी हो। किसी भी फाइंडिंग के लिए सर, देश काल और वातावरण, बस सब चीजें फैक्टर्स होती हैं सर ये। बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो कहीं एक चीज से नहीं बन सकती कोई। एक्सपेक्टेशन छोड़ देना चाहिए, हम्म। एक्सपेक्टेशन सब दुखों का कारण है। अरे सर, चौधरी साहब, सारा जो है ना, सारा सारे जो उसका ना, जो वो पॉइंट है मेन, वो जो अमृत बिंदु जो है ना, वो नाभि जो है वो, यही एक्सपेक्टेशन ही तो है। बस बस एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, कोई दुख नहीं होगा। पर जॉय साहब, ये खत्म। और आसान ये नहीं है, ये शब्दों में या डायरी में किताबों में ही होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं अंतर्करण में आती है बात। मतलब स्वाभाविक है, ये मनुष्य का एक नेचर है, स्वभाव है ये। मतलब जहाँ वो बीज बोएगा वहीं आदमी सोचता है कि यहाँ कुछ मुझे फल मिलेगा ना। हाँ। हर बिल्कुल, एक से तो बेशक हर बेशक। एक से तो नहीं होता ना। अभी देखिए नेफ्टा कुछ बोल नहीं रहे, कुछ मैं कहा एक्सपर्ट कमेंट दें कुछ। सर आप लोग के कमेंट सुन रहा हूं, मैं सोच रहा हूँ कि वाकई मैंने जो बोला इसमें मैं कहाँ तक सही बोला, कहाँ कहा क्या कहा। जैसे आपने इस बात को कहा सिर्फ कर्मों पे छोड़ देना चाहिए, वो भी एक व्हाट्सएप पे आता है। इनफैक्ट क्या है कि हम लोग व्हाट्सएप पे किसी भी चीज पे कई नजरिए होते हैं, तो हर आदमी अपने नजरिए से बात करता है, और उस नजरिए को हम लोग पढ़ते हैं, और जो हमको इम्प्रेस कर लेता है तो हम लोग उस चीज को आगे बढ़ा देते हैं। बात यह है कि नहीं है कि बच्चों को बहुत नहीं पढ़ाओ, वो नहीं करो। आपने बच्चे जब आपके घर में थे, आपने उनको कितना टाइम दिया? जब तक आप बच्चों के साथ इंटीमेसी नहीं करेंगे तो वो आपको पहचानेंगे कैसे? आप उनको आया के भरोसे छोड़ा है। आप इस चीज को भूल गए, मैंने ये भी बात बोली है। आप आया के भरोसे छोड़ा है, वो तो आया को माँ समझ रहा ना। आपको तो पहचानता नहीं। वो शाम ये को भी दोनों आंटी का आती है, रैंक सोती है, सुबह उठ कर ऑफिस में चली जाती है। बताते हैं। मेरी माँ तो ये है जो मुझे दिन भर खाना देती है। उसका अटैचमेंट तो तो, आया के साथ हो गया। तो हो संडे सकता है वाले जब पापा विदेश हो से गए नहीं। बात करता हूँ अपनी आया से बात करता हूँ, माँ से करता ही ना होगी। वो माँ से अंदर ही अंदर दुश्मनी हो गई। इसने मेरी केयर नहीं की, जब आती तो मारती अलग से है। तो सर किसकी क्या परिस्थितियां हैं वो है। मैंने इसीलिए कहा इतने, सर मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूँ। और एक तो डॉक्टर जी मैंने बात की, लेडी डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट हैं कानपुर मेडिकल कॉलेज की, जेएसवीएम की, एमएस किया हुआ, बहुत इंटेलिजेंट लेडी। उनके बच्चे बहुत अच्छे निकले हैं। उनका बेटा भी डॉक्टर बन गया, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। कहते हैं मुझे परिवार देखना है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा घर अजीब सा हो रहा है, लोगों के बिहेवियर अजीब से हो रहे हैं, मुझे उनको वापस लाना है चीजों को। ऐसे ही एक मेरे नेक्स्ट डोर नेबर है, द लेडी हैज लेफ्ट द जॉब ऑफ टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। जब मेरी बेटी हो गई, मैं उसको देख रहा हूँ, बेटी उनकी शायद थर्ड क्लास में है, बहुत प्यारी बेटी। दिन भर मैं देखता हूँ बेटी की केयर करती है, लाना ले जाना, टेनिस खिलाने ले जाना उधर। तो वो सब चीजें हैं कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। आप जब परिवार में देखिए जो बात होती, संतुलन की बात होती, सहयोग की बात होती, पति के साथ जब तक सहयोग हो रहा सर, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हम लोग आपस में चलते हुए, वहाँ कहा ना गाड़ी के दोनों पहियों के तरीके, जब ये सहयोग होड़ में बदल जाता है, कौन ज्यादा कमाता है, कौन ज्यादा काम करता है, जहां ये होड़ हुई वहीं सर हम लोग फिर एक दूसरे के कंपटीटर हो जाते, सहयोगी होने के बजाय। और जहां ये कंपटीशन आ जाता है सर, फिर हम एक दूसरे के साथ प्रेम, अंदर से प्रेम को छोड़िए घृणा शुरू हो जाती है। और जब एक बार घृणा हमें बहुत, और कुछ छोड़ी से आगे बढ़ के बता रहा हूँ, जब ये घृणा समाप्त बढ़ जाती है सर, तब फिर घर में जब प्रेम नहीं मिलेगा, घृणा होगी, एक दूसरे से नफरत की भावना होगी, फिर वो बाहर कहीं ना कहीं प्रेम ढूंढने जाता है। और उसका अंत कहीं नीले ड्रम में और सीमेंट में और दूर तक अटैची में और इन सब में होता है। बड़ी बेसिक चीज है, इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो इसलिए जब आप एक परिवार में है सर, परिवार को एक संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और मैरिज के बाद तो हमने कई बार इन चीजों को डिस्कस किया कि लड़की आती नए घर में आती, उसके लिए सब कुछ नया होता है, शी हैज टू एडजस्ट, एकोमोडेट। और उसके पति को इतना उसका प्रेशर रहता है पति के ऊपर कि उसको दो फैमिलीज को बैलेंस करना है, वाइफ को बैलेंस करना है। शुरू के साल 6 महीने बहुत मुश्किल होते हैं सर, दोनों के लिए, मियाँ हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए। और एक बार साल भर के अंदर आपस में सर वो सहयोग की भावना हो गई, और उसके लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है, वो चीजें हो गई, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप निश्चित हो जाइए। और कहीं किसी लेवल पे भी अगर ये सहयोग होड़ में बदल गया कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं या मैं तुमसे ज्यादा कमा सकती हूँ, तुमने मुझे आज ऐसे क्यों कह दिया, तुमने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, वो रिएक्शन वाली बातें कई चीजें हैं। तो ये सब चीजें हैं सर, इसलिए मैं सुन रहा था आपकी बात से।
नहीं, आप सही कह रहे हैं ना सर, परंतु ऋषि साहब कोशिश। म्यूट हैं, आप बोल रहे हैं, ऋषि साहब कुछ बोल रहे थे। हाईली हाईली एजुकेटेड को, क्वालिफाइड को, प्रोफेशनल को जॉब नहीं करनी है, फैमिली करना, ये एक बड़ी बड़ी एक बड़ी टॉप टॉप सेक्रीफाइस होता है, और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल होता है अगर होता को कर सकता है तो। मेरा अपना केस है, मेरी वाइफ इतनी हाईली टेक्सटाइल डिजाइनर थी, उसने जॉब नहीं की, बच्चे को पाला, और उसने बच्चे को ही पाला, और उसने कुछ लाइफ में मतलब सब कुछ किया तो मैं घर से करूंगी मैं, तो लेकिन आज देखिए आप कितनी एंड इज्जत से उनको एंड याद कर हम, रहे हैं। और हमसे हमसे सुखी कोई नहीं था जीवन मैं में। बता रहा हूँ आप कितनी इज्जत से उनको याद कर रहे हैं आप। हाँ, नहीं कितना मान हमसे सुखी सम्मान है कोई आपके दिल में। था ही नहीं, कोई था ही नहीं सुखी फिर जीवन में। फिर आप खुद सोचिए, आपका परिवार उसने देखिए। सेक्रीफाइस किया बिल्कुल, उसने बच्चे फैमिली ही देखी और कुछ देखा ही नहीं, बाकी सब तो ये है। अगर कोई कर सकता है, और आप हस्बैंड का साथ साथ मिल जाए, फैमिली का मिल जाए, तो नथिंग लाइक दिस। दूसरी बात पे आता हूँ। शर्मा जी ने ये बताया कि बच्चे विदेश में चले जाते हैं। सर कितने लोगों के बच्चे विदेश में जाते हैं? सबके घरों के बच्चे विदेश में नहीं जाते, नंबर वन। नंबर टू, बच्चों की अपनी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब मैं कि ये प्रोटी की पेरेंट्स मैं बात हमारे, बताता हूँ। सर एक मिनट रुक नैब जाइए, साहब मैं एक साइड रुकिए, मैं बता रहा हाँ जी, हूँ। हाँ। अपनी प्रायोरिटीज होनी चाहिए बच्चों की भी, कि मुझे सिर्फ पैसा कमाने के लिए विदेश जाना है या मुझे अपने पेरेंट्स की भी सेवा करनी है। आई हैव गॉट सो मेनी एग्जांपल्स। हाँ, मेरी मेरा एक एग्जाम्पल। क्लास फेलो था, टेक्सटाइल इंजीनियर ही था सर। दो क्लास फेलो, दोनों टॉपर थे। एक के उस हाई स्कूल में 400 नंबर थे, एक के 402 नंबर थे। यू कैन अंडरस्टैंड। हाँ एक जी, विदेश चला गया, विदेश जाके उसे कमाए, देखता इस हूँ। वक्त भी वो बाहर ही रहता है। दूसरा कानपुर में बना रहा सिर्फ इसलिए कि उसको अपने फादर को देखना था, फादर की आई साइट खराब हो गई थी। उस इंजीनियर ने अपनी पूरी जिंदगी 25-30 हजार की नौकरी में गुजार दी। इस वक्त अपने बेटे के साथ है, लेकिन उसको ये सेटिस्फेक्शन है कि दो मैंने दो बोरियां अपने उसको दिया हुआ पेरेंट्स की पूरी केयर की जब तक वो थे। जब पेरेंट्स की डेथ हो गई तब वो कानपुर से बाहर गया। और उसके अलावा है। सर, मैं हमने हमारे डिपार्टमेंट में ही एक एलडीसी एलडीसी आया था। एमटीएस करके होते अब तो, हाँ, पहले एलडीसी आया था, मेरा डिपार्टमेंट में कानपुर में ही था। उसने जब फाइल भेजी मेरे पास, उसके बड़े सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, तो मैंने उसको पर्सनली बुलाया। मैंने कहा तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम कितना सुंदर लिखते हो, तुमने तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? तो उसने कहा कि साहब मैंने बीटेक किया हुआ है। तो मैंने कहा सर बीटेक करके तुम यहाँ एलडीसी क्यों बने हुए हो? कहता इसके पहले मैं उसमें था, टीसीएस में, या कौन सी कंपनी है सर, टाटा वाली, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में। कहते मैं वहां था, लेकिन मैं कानपुर से बाहर था, पेरेंट्स मेरे अकेले थे, माँ बाप दोनों अकेले थे, मैं उससे दूर था। कह रहा अब मैं यहाँ कानपुर में आ गया हूँ डिपार्टमेंट में, मेरी सैलरी 10,000 रुपये खाली कम है, लेकिन मेरे खर्चे वहां के बहुत बच रहे हैं, और मैं अपनी पेरेंट्स की केयर कर रहा हूँ। एक इंजीनियर टीसीएस में एलडीसी बन के अपने डिपार्टमेंट में आया, जस्ट टू टेक केयर। अभी मैं और एग्जाम दूंगा और अच्छे बन जाऊंगा, अभी मैंने शुरुआत कर ली है, ताकि इकोनॉमिक फ्रंट पे मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग गरीब घर से हैं। लेकिन मैं सम आई हैड ऑल अप्रिसिएशन फॉर इट। मेरे उसके बाद मेरे कुछ पूछने के लिए था ही नहीं मेरे पास। आई कुड नॉट आस्क एनीथिंग। तो ये वन हैज टू डिसाइड कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अब मेरे को अगर पर्सनली देखें, मैं 4 साल गाजियाबाद सर अकेला रहा हूँ, हर सैटरडे संडे कानपुर आता था। मेरी प्रायोरिटीज अपनी थी कि बच्चे कह रहे थे मुझे यहीं के स्कूल में पढ़ना है, मेरी पूरी फैमिली थी, ब्रदर थे, मदर थी, मुझे अपनी सिक्योरिटी की पूरी थी, फैमिली की। हर सैटरडे संडे आ जाता था। उड़ीसा 3 साल रहा हूँ सर, अल्टरनेट सैटरडे संडे का। वहां लोग लखनऊ या दिल्ली से उतना नहीं आते जितना मैं उड़ीसा से उड़ उड़ के आता था, जस्ट टू रिमेन विद द फैमिली। मैं भी 2 साल गायब हो जाता, पड़ा रहता वहां पे। तो आपको अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, आपको विदेश छोड़ना पड़ेगा। पैकेज इंडिया में भी अवेलेबल है। अब विदेशों की बातें होती है, अब पैकेज की बात होती है सर। जब ये एमएनसीज नहीं थी तब भी तो लोग नौकरियां करते ही थे ना, यहाँ पे इंजीनियर बनते ही थे, डॉक्टर बनते ही थे। अब ज्यादा हवा लग गई कि हमको डॉलर्स में कमाने से वहां जा रहे हैं। और कितने लोग हैं जो वहां से लौट के आए हैं, अपने डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर सर, उनके बेटी और दामाद दोनों वापस आ गए। वुड नेम देम, आप जानते हो उनके पास सर, गाजियाबाद पोस्टेड रहे, दे कम बैक, और यही सेटल, बेंगलोर में सेटल हो गए। कहते हैं हम अपने पेरेंट्स को तो देख लें कम से कम, यहाँ पे कोई बात होगी 2 घंटे पहुंच तो जाएंगे। सो इट इज ऑल योर प्रायोरिटीज कि आपको क्या करना है। और उस प्रायोरिटीज को डिसाइड करने के लिए सर, आपका अब ब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपको कैसे पाला गया है, उसका बहुत बड़ा हाथ है सर। थैंक आज यू। हम नैब साहब मेरे ख्याल से थोड़ा एक्साइटेड हो गए लगता है।
आप तो बड़े बैलेंस रहते हैं, मुझे लगता है कोई चीज़ थॉट करके आपको इतना एक्साइट हो गया जैसे किसी ने, एक मिनट, होल्ड होल्ड अरविंद होल्ड, जी। परेश साहब एक मिनट, होल्ड होल्ड। होता क्या है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको प्रोवोक किया और एकदम आप एक्साइटेड नहीं है। क्वेश्चन देखिए, मैं बताऊं, मैं एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहाँ लगती है, हर एक के फैक्ट्स अलग अलग हैं सर, हर चीज के अलग अलग हैं। पर जब समाज में हम चीजें देखते हैं, समझते हैं, और जब देखते हैं कि वो पेरेंट्स उस वक्त में आ रहा है, आप ऐसे पेरेंट्स कुछ नहीं जानते। बच्चे आए हैं, बोले पिताजी हम आपको विदेश ले चलेंगे, जिन कागजों पर साइन कर दो। वो भाई साहब वो अपने पिताजी को साइन ले करके ले आते हैं, प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं, और उसको वहां पर छोड़ देते हैं एयरपोर्ट पे, और बेटे के लिए ढूंढता है। क्या ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं है हमारे यहाँ क्या? एक्चुअली क्या होता है नैप्सो, यहाँ समाज में अच्छे भी हैं बुरे भी सभी तरह के हैं। पर ना समाज कभी इन चीज से बनता ना कभी उस चीज से बनता। पर जब हम समाज में देखते हैं, समझते हैं, और बैलेंस तो नैप्सो अपने आप को ही करना पड़ेगा ना। अपना सुधार अपने आप से करना पड़ेगा, और हर एक के फैक्ट्स अलग अलग होंगे इसमें। मतलब ऐसा नहीं है, मैं कभी विदेश भेजने में वो नहीं हूँ कि गलत कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ रहकर कभी नहीं करा। अब जैसे अक्सर आप भी कहते हैं कि दारू पीने वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, ना पीने वालों से ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है सर ये, पर आज ये आप इतना एक्साइट कैसे हो गए सर? नहीं, मैं आप एक्साइटेड जनरली नहीं होते हूँ। नहीं है ना सर। मैं एक्साइटेड नहीं हूँ कभी, बिल्कुल नहीं है, आपने गलत समझा, बिल्कुल एक्साइटेड नहीं। मैं हम्म। अपनी अपनी उसको नहीं, रख रहा चलिए था चलिए, अपनी कोई नहीं, बात कोई को। नहीं। बाकी जो आपने कहा ना कि ये बच्चे छूट हाँ। जाते सर, मैं हम्म। वही कह रहा हूँ, उन बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए, उनके हम्म। ऐसी मेंटेलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है सर? हाँ। हम्म। मैंने मैं आपको एग्जांपल सर सर, मैंने इसी में नहीं नहीं, आपको मैं आपको एग्जांपल देखिए, सर हो आपको सकता इसी है कि में वो कथा बच्चे वहां बताई। जाने के बाद किस एटमोसफेयर में रह रहे हैं, अब ये भी तो देखें नहीं, ना। तो पेरेंट्स ने तो हो मैंने सकता है आपको एक्सेप्ट इसी किया में हो। कथा बताई कि वो लड़का कह रहा है कि मेरे पिताजी ने हम्म। 7 लाख की जमीन मिल रही थी, नहीं खरीदी, अब 70 लाख की हो गई, तो उसकी वाइफ ने समझाया कि तुम हम्म। खरीद लो, हम्म। पिताजी को इतना कोस रहे हो। नहीं तो तुम्हारे ही बच्चे, तुम बड़े होंगे, वो कहेंगे पिताजी ने 70 लाख की मिल रही थी, नहीं खरीदी, अब 7 करोड़ की हो गई है। तो आप जैसे आपका नेचर है सर, आप बच्चों को क्या देते हैं उसी, जब ब्रिंगिंग उनकी ऐसी करेंगे तो बच्चे तो वैसे हो जाएंगे। तो चलिए वही है कि हमको कैसे बच्चों को पालना है, ये मेरी बात थी सर। चलिए। बाकी सर मेरा अरे एक्साइटमेंट नहीं कहीं सर, नहीं, सर ये सर। मेरा स्टाइल है सर, डायलॉग से आपने देखा, अरे सर सर थिएटर सर। मैं भी करता रहा हूँ बागी साहब के तरीके से, तो मुझे वाकई जी, कभी कभी वो सुना डायलॉग दीजिएगा कुछ, डिलीवरी में हो जाता है। दो लाइन सुना दीजिएगा आप भी वाकई जी। वाकई जी, दो लाइन सुना दीजिएगा जी कोई। सर, जी सर। इस हम्म। बार बागी से रश्मि रथी का बहुत सुंदर सुनाया था, आनंद हम्म। भाई सुनते मैं समझ गया इन्होंने इस बार थिएटर में यही किया होगा। अब ये देखिए ना सर, जब मेरा उद्बोधन होता है कभी आप गायब हो जाते हैं, कभी अरविंद जी गायब हो जाते हैं, क्या करें? कुछ तुम्हारी बंदिशें कुछ हमारे दायरे, जब मुकद्दरी बने दुश्मन तो कोई क्या करे। चलिए। तो अच्छा, मेरा तो देखिए व्यक्तिगत मानना ये है, सब चीज प्रिडिक्ट है, सब अच्छे कहते हैं, और जहां भी जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर कहीं, अगर मुझे कहीं पनिशमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब मैंने कहीं कोई ना कोई ऑफेंस आपका किया हुआ है, बस। एग्जाम्पल मैं दे रहा था अपने बेटे की, लेकिन अब दूंगा नहीं। बस। दीजिए दीजिए सर, बोलिए ना। नहीं नहीं, हर रहने दीजिए जो। क्योंकि क्या है आप कि कहाँ देख। आप कहाँ दूरबीन में घूम रहे हो, दूरबीन लगा के? तो इसलिए सभी के अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं। देखिए आज देखिए, जी। जो भी हो थॉट प्रोवोकिंग था, और सबने अपने कितने अच्छे अच्छे सर हाँ, सब अच्छे, सब अच्छे। बताए हैं। चौधरी साहब का भी बाकी है सर, वो कुछ शायद बताना चाहें। जो बोली जो सभी के बच्चे अच्छे हैं, सभी के पेरेंट्स अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, सब बढ़िया है, बस। हम्म। उसको चौधरी उसको और साहब को चाहिए, हाँ। तो और चाहिए दो उसको, उसको क्या चाहिए? नहीं, खाने में बहुत 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 अच्छा चलिए। लगा, बहुत अच्छा लगा। नीरज चलिए साहब शेखी का शेखी साहब, धन्यवाद जी। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस का था। और एक बात जो सार तो यही है कि हम अच्छे रहें तो दूसरे भी अच्छे रहेंगे। यही यही सोच करके पॉजिटिव नोट पर चलें। चलिए सर, शेखी साहब धन्यवाद जी। टेकरी साहब का आइकॉन खो गया कहीं। ढूंढो ढूंढो रे बालवा मोरे कान का वाला। टेकरी आएगा, आपका साहब। बैलेंस बिगड़ गया। वो पता नहीं कहीं, कोई बात नहीं। और वो भी देखिए कितनी शिद्दत से मुस्कुरा रहे हैं कि कहाँ गया। चलिए, वागीची से ही दिलवा दीजिए सर। नहीं 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 सर, देंगे तो फेकरी साहब ही।
हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। नहीं 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 हो नहीं, रहा, अनम्यूट नहीं हो कोशिशें पा रहा। कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं। सेक्रेटरी साहब खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा, लगी रही है। चलो बाकी जी, आप दे दीजिए, चलिए। जी सर। चलिए, मैं सेखरी साहब की तरफ से हम्म। विद ड्यू रेस्पेक्ट आप लोगों का बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से अरविंद जी का, कि उन्होंने पहले सेखरी साहब को और फिर मुझे नैब साहब का आभार व्यक्त करने के लिए कहा। नैब साहब का हर बार की तरह बड़ा, क्या कहूं, समसामयिक और बिल्कुल स्वच्छंद रूप से आपका उद्बोधन रहा। और निसंदेह रूप से अरविंद भाई साहब की जो ने जो बातें कही, उनसे नैब साहब को जरूर अगले टॉपिक के लिए कुछ ना कुछ मिल गया होगा, क्योंकि वो हर पिछले टॉपिक से आगे के टॉपिक में कुछ ना कुछ इन एडिशन ले लेते हैं। और वास्तव में ये सारी बातें जो प्लस माइनस हर एक के साथ होते हैं सर, ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। और ये भी बात सही है कि ना तो सारे बाहर जाने वाले अच्छे ही होते हैं, ना सारे बाहर जाने वाले बुरे ही होते हैं, ना यहाँ पर रहने वाले भी अच्छे होते हैं, ना रहने वाले भी बुरे होते हैं। तो इन सब चीजों से ना हटे, हम केवल केवल और केवल जो अपने काम की चीज है, जो सकारात्मक है, जिसके पीछे नैब साहब का जो मेन जो फोकस रहता है, वो सदा ये रहता है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता लाएं, उल्टी सीधी बातों के बारे में ना बात करें, ना सोचें, करने का तो बात ही कर नहीं है। तो सब ये यदि अपन लोग या जो इस उद्बोधन को आगे यूट्यूब पर भी सुनते हैं, वो लोग यदि इस बात को ही ग्रैस्प कर लेते हैं, अपना लेते हैं, तो यही इस उद्बोधन का और यही इस हमारे चैनल का, हमारे जो ग्रुप का की सफलता मानी जाएगी। नैब साहब, आपको बहुत बहुत आभार, और अब अगले आपके उद्बोधन की प्रतीक्षा में हम सभी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बाकी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और तीन बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार: जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, जिंदगी में कितने भी आगे निकल जाएं, फिर भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। जिंदगी में कितने भी पीछे रह जाएं, सैकड़ों लोगों से आगे रहेंगे। सही बात, हम्म। अति उत्तम। सही बात, सही बात। कितना अपनी भी जगह का ओवरटेक कर लीजिए, आगे फिर दूसरी गाड़ी कब मिलेगी। अपनी जगह का लुत्फ उठाएं, आगे पीछे तो दुनिया में चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वो और पुराना गाना था ना, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। जी। देव साहब का गाना है, आज आज आकाश आज करो मैं आकाश। सबसे ज्यादा आनंद का विषय मुझे ये लग रहा है कि आज ना उद्बोधन के बाद नैब साहब बहुत उन्मुक्त हंसी हंस रहे हैं, बड़ी स्वच्छंद हंसी हंस रहे हैं। पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है। इसके लिए नैब साहब का भी आभार, और अरविंद भाई साहब का आभार। नहीं, नैब साहब में तो खैर ये है ही अपना, मतलब वो आसानी से चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, ये बात फैक्ट है। उन्होंने कहा ना कि जब तक उनके पैरामीटर पे कोई चीज उतरती नहीं, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम्म। भैया असेसिंग अथॉरिटी रहे ना बहरहाल, क्यों? ऐसा कुछ नहीं सर, गलती बेशक स्वीकार करनी बेशक चाहिए। बेशक। इसलिए मैंने पहले ही क्षमा याचना कर ली थी कि मेरे विश्लेषण में अगर कोई गलती हो, कोई कमी रह गई हो, कोई भूल चूक हो, तो इसलिए क्षमा मांगता हूँ। और उसके बाद के डिस्कशन में भी अगर मैंने किसी तरह की कोई गलती की है, किसी तरह की कोई मैंने किसी के प्रति किसी लगा हो, किसी को मैंने कुछ ऐसी बात कही है जो उनके सम्मान में ठेस पहुंचाती है, उसके लिए भी करबद्ध क्षमा, हृदय से क्षमा मांगता हूँ सर। सर क्षमा मैं मांगता हूँ, अगर किसी के वाणी से विचार से किसी को भी, मेरे बच्चों से किसी को भी हुआ है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी वजह से किसी का कुछ हम लोग तो खाली इस विषय को डिस्कस हाँ। डिस्कस कर रहे थे, विषय की सही है। एक्चुअली देखिए, हम सब लोग का उद्देश्य ये था कि एक ही बात हम्म। निकल कर आई कि ना कोई चीज अच्छी है, ना कोई चीज बुरी है, हर चीज सब अच्छी है, और हर एक के बच्चे अपने माँ बाप के लिए सबके प्यारे हैं, सब कोई बहुत बढ़िया है, और सबके लिए बहुत अच्छे है, सबके लिए। जैसे इतना संवेदनशील विषय था ये, बस बस। और मुझे याद है कि एक बार मेरे से इस पे सवाल पूछा गया था, तो मैंने जवाब दिया था, तो मुझे एक जगह इस पे ऊपर कुछ लिटरेचर मिल गया, तो मैंने कहा चलो इस बार इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में इसमें। सर। चलिए आइए तीनों उनका क्या करते हैं। ओ ओम
शांति 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 शांति। शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।